स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपको ऊष्मा के बारे में पढ़ाया था। बताया था कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है और गुप्त ऊष्मा क्या है। इस विषय में हमने विस्तार से आपको पढ़ाया था और उसके मोस्ट एमसीक्यू भी करवाए थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे ध्वनि और श्रव्य तरंगें और अश्रव्य तरंगें, जो भी तरंगें होती हैं उनके बारे में विस्तार से। पहला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या अप्रगामी या विद्युत चुम्बकी? तो इसके लिए सही आंसर होगा अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग, बी, ऑप्शन बी नंबर इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको स्रवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। उपरोक्त कथन सभी सत्य हैं। तो इसके लिए सही आंसर होगा जिसमें कथन सी नंबर इज द राइट आंसर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका 332 मीटर प्रति सेकंड चाल होती है। अब हम समझते हैं कि ये तरंग क्या है। पहले तरंग के बारे में देख लेते हैं कि तरंग क्या है। तरंग का मतलब यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगें होती हैं। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग का मतलब है मैकेनिकल वेव्स। ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। और एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं? जैसी जिस दिशा में तरंगें चल रही हैं, तो उस दिशा के जो लंबवत चलने लगे तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। और अनुदैर्घ्य तरंगें क्या होती हैं? जिस दिशा में तरंगें चल रही हैं उसी के समांतर तरंगें चलने लगे, उसे कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। अपसृंग तरंगों की प्रवृत्ति होती है। अपसृंग तरंगों की प्रवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए, 20 हर्ट्ज से कम। अब ये अपसृंग तरंगें क्या होती हैं, इस विषय में भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे तरंगों के बारे में, जो इस प्रकार से अभी हमने देखा यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। अब हम इन तरंगों की बात कर रहे हैं। श्रव्य तरंग, यानी श्रव्य तरंग को ही ऑडिबल वेव्स कहते हैं और इंग्लिश में से सोनिक वेव्स कहते हैं। एक होती हैं अवश्रव्य, अवश्रव्य तरंग को इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। एक होती हैं पराश्रव्य, और पराश्रव्य को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जो श्रव्य तरंगें होती हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, जिन्हें मनुष्य सुन सकते हैं। और जो औसत तरंग होती हैं, औसत मतलब इंफ्रासोनिक वेव्स, ये 20,000 से कम होती हैं, यानी 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। और ये पराश्रव्य तरंगें होती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, जिनके मनुष्य तो कान तक नहीं सुन पाते, लेकिन कुत्ते, बिल्ली, चूहा जैसे लोग सुन लेते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यानी पराश्रव्य तरंगों से ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति है 20 हर्ट्ज और 10,000 के बीच, 1,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं? सुनी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं सुनी जा सकती, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने बताया जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते, यानी 5 का बी आंसर, जिनकी आवृत्ति 20,000 से हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? न्यूटन ने, गाल्टन ने, हर्ट्ज ने या फैराडे ने? तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा गाल्टन ने। अब गाल्टन से पहले हुआ क्या था? गाल्टन से पहले 1899 में ही एक
एक कैनन ने छोटे छोटे स्वरित्रों में 90,000 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 90,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को उत्पन्न किया था कैनन ने। लेकिन बाद में एक सीटी बनाकर गाल्टन ने 1 लाख तक की पराश्रव्य को उत्पन्न कर दिया था, और इसीलिए इनकी मान्यता मिल गई गाल्टन को, और गाल्टन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शिकार पर बच्चियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदनों का, या ध्वनि का विकिरण, या प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी प्रतिध्वनियों का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 8वां, कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक, रेडियो तरंगें, इंफ्रासोनिक और सबसोनिक। तो 8वां का सही आंसर होगा ए अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है पराश्रव। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व, सही नहीं लिखा यहाँ, तारत्व होगा, तारत्व मतलब पिच, किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। तो 9 का सही आंसर होगा ए आवृत्ति पर। नेक्स्ट, विमानों के आंतरिक विभागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? ये विमान होते हैं, उनकी आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग, ऑक्जेलिक अम्ल, अपसर्प तरंग, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग मतलब अल्ट्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से किसकी है? अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, श्रव्य या ऑडियोबल ध्वनि। तो 11 का सही आंसर होगा ए श्रव्य या ऑडियोबल ध्वनि। मोस्ट इंपोर्टेंट, तरंग वेग, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध किसका है? b बराबर n लैम्डा, b बराबर n बटे लैम्डा, b बराबर n बटे लैम्डा, n माइनस लैम्डा, और b बराबर n प्लस लैम्डा। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए v बराबर n लैम्डा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई पड़ता है, उसकी आंखों का पीपल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उनका नियंत्रण करती हैं, या कोई भी चमगादड़ ऐसा कर सकती है। तो इसके लिए सही आंसर होगा सी, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उनका नियंत्रण करती हैं। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील, वायु, निर्वात, या डीजल में। तो इसके लिए सही आंसर होगा ए स्टील में। जो ध्वनि तरंगें हैं वह हवा की तुलना में स्टील के माध्यम से 17 गुनी अधिक होती हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।